मान लेते हैं। तो हम x मान लेंगे जैकब की परसेंटेज, ठीक है, और y मान लेंगे उसके सन की परसेंटेज अभी की एज। सिंपली क्या कह रहा है, आज से 5 साल के बाद सिंपली क्या करो, x में भी 5 प्लस कर दो और y में भी 5 प्लस कर दो। आपको रिलेशनशिप बताता होगा, उससे इक्वेशन बना लो। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम इस पॉइंट वाली वैल्यू को इन पॉइंट वाली वैल्यू को नॉर्मल इंटीजर में कन्वर्ट कर लें, यानी बगैर पॉइंट वाली वैल्यू बना ले? तो हां, एक फ्रीडम तो हमारे पास है, इक्वेशन के इस साइड में और इस साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर मुझे एक बार पॉइंट शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो सबकी मल्टीप्लाई 10 से कर देनी है, यानी पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई 10 से कर देनी है। इस तरीका यही होगा इसका कि आप इसके डिनोमिनेटर को हटा दें, ठीक है, हमने पढ़ रखा है कि डिनोमिनेटर को कैसे हटा सकते हैं सिंपली। अब क्योंकि ये ब्रैकेट है उसमें दो टर्म है, तो ये 2 दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। तो सिंपली क्या होगा, जब ये वाला 2 इस वाले टर्म के साथ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 3x। जब ये वाला 2 इसके साथ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे बचेगा सिर्फ 5y। हे फोक्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशनें होंगी तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 इक्वेशनें हैं तो कंफर्म नहीं है कि उसके आंसर आएंगे या नहीं आएंगे, वो उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। बिहेवियर कैसे पढ़ोगे, या तो उनको ग्राफ पे प्लॉट कर दो या रेशियो से निकाल लो। कैसे कैसे बिहेवियर शो करेंगी, वो 3 केसेस हो सकते हैं, या तो दोनों इक्वेशनें या फिर लाइनें बोल लो, या इक्वेशनें बोल लो कि दोनों की दोनों लाइनें या फिर इक्वेशनें पैरेलल हो सकती हैं, कोइंसिडेंट हो सकती हैं या फिर इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, हमारा एक भी आंसर नहीं आने वाला है, हमें वो नहीं चाहिए। अगर कोइंसिडेंट लाइनें हैं तो हर जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, हमें वो भी नहीं चाहिए। अगर इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं, एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एग्जैक्टली एक आंसर आएगा हर एक वेरिएबल का। अगर x और y वेरिएबल यूज किए हैं तो x का भी एक आंसर आएगा और y का भी एक आंसर आएगा, यानी 2 इक्वेशनें होनी चाहिए और वो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, तब हर एक वेरिएबल का एक एक आंसर आएगा। बट क्वेश्चन इज कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशनें हैं और इंटरसेक्टिंग है तब हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो 3 तरीके हो सकते हैं। आप ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हो। ग्राफिकल मेथड में क्या दिक्कत थी एक्सरसाइज 3.1 पे? एक्सरसाइज 3.1 में हमने देखा ग्राफिकल मेथड टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। दूसरा केस ये था जब इरेशनल नंबर आने लगे उसके सॉल्यूशन में, या पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा डिजिट आने लगे, तब हो सकता है हम गलत पढ़ लें ग्राफ को और हमारा गलत आंसर आ जाए, तो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। उसके बाद बचे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो लिटरली कोई सी भी 2 इक्वेशन हो, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों से सॉल्व कर सकते हो। तो इन दोनों में क्या फर्क है? सिंपली एलिमिनेशन मेथड एक अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि कम टाइम कंज्यूम कर लेता है। हमने देखा है कि एलिमिनेशन मेथड से 10 से 15 सेकंड लगेंगे, ठीक है, लेकिन ये भी इक्वेशन टू इक्वेशन डिपेंड करेगा। कुछ इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड में तेज वर्क करेंगी, कुछ इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में तेज वर्क करेंगी। तो इस एक्सरसाइज पे वो ये कह रहा है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये 2 इक्वेशन है जो दी हुई हैं, इसमें 2 वेरिएबल हैं, हर वेरिएबल का एक एक आंसर तो आने वाला है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। तो जो आंसर आएगा s का एक और t का एक, वो निकालना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। ग्राफिकल नहीं लगाना है और ना ही आपको एलिमिनेशन लगाना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। ओके, तो हमारे पास 2 इक्वेशन है। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इस वाली इक्वेशन को कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमें सिंपली क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन को टारगेट बनाना है, कोई एक वेरिएबल को टारगेट बनाना है, उस वेरिएबल को उधर ही रोक के रहने देना है, बाकी सारी चीजें इक्वल टू के उधर ले जानी है। उससे होगा क्या, एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। फिर दूसरे वाली इक्वेशन में हम जब पुट करेंगे यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो होगा क्या, दूसरे वाली इक्वेशन पूरी की पूरी एक वेरिएबल वाली बन जाएगी। एक वेरिएबल वाली इक्वेशन सॉल्व करना आसान है। तो सिंपली हम इस वाले इक्वेशन को, आप चाहो तो ऊपर वाली इक्वेशन को भी टारगेट बना सकते हो। इस वाली इक्वेशन में से हम x या फिर y की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट से मैंने x चूज किया कि x की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू का मतलब ये हो गया सारी चीजें उस साइड में ले जाओ। तो y उधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा 4 पॉजिटिव y, यानी कि x की वैल्यू हो गई y प्लस के 4। सिंपली अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में हम नहीं पुट कर सकते वरना याद करो परपेचुअल मशीन वाली सीन हो जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन में पुट करने के लिए इस वाली इक्वेशन को लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। अब हम x की जगह पे, क्योंकि x और y प्लस 4 दोनों बराबर हैं, तो हम x की जगह पे ये पूरा का पूरा बॉक्स पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या बनेगी नई इक्वेशन, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। अब ये कितने हो गए, 2y, ठीक है। 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 14 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 10, तो ये 10 हो गया। तो y कितना हो जाएगा, 10/2, तो y कितना हो गया, 5। तो y की वैल्यू तो हमारे पास निकल चुकी है, y की वैल्यू है 5। सिंपली अब इस वाली इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर दो या फिर इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। मान लो इस वाली इक्वेशन में आपने पुट करी y की वैल्यू, तो x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस y की वैल्यू कितनी है, 5 इज इक्वल्स टू फिर क्या है, 4। सब हमने इसमें y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, उससे होगा क्या, x इज इक्वल्स टू 4, 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस 5 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। यानी इन दोनों इक्वेशनों को जो x की और y की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी वो है 5 and 9, यानी y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9, इन दोनों के सॉल्यूशन है। ऐसे इस वाली को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये इक्वेशन जो है
ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बेहतरीन तरीका यही होगा इसका कि आप इसके डिनोमिनेटर को हटा दें। ठीक है, हमने पढ़ रखा है कि डिनोमिनेटर को कैसे हटा सकते हैं। सिंपली एक तरीका है कि हम इधर भी किसी नंबर से और उसी नंबर से इधर मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर कैसे हटेगा? अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा का पूरा एक टर्म होगी। ठीक है, और टर्म के अंदर मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, यानी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 कट जाएगा यहाँ पे, इस टर्म की 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 कट जाएगा। लेकिन सिंपली सिर्फ एक टर्म की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम 3 से। अगर हमने 3 मल्टीप्लाई किया है तो पूरी लेफ्ट हैंड साइड पूरे राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी 3 की। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई s अपॉन 3, फिर इधर भी क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3। हमने 3 इस साइड में भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड में भी मल्टीप्लाई किया। जब इस वाले टर्म्स में क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो डिनोमिनेटर से 3 हट गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ 3t अपॉन 2 हो गया। अब ये 2 भी हटाना है तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी उधर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले टर्म में भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये कितना बनेगा 2s। ठीक है, ये कितना बनेगा प्लस 3t इस इक्वल्स टू, ये कितना बनेगा 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है, बस हमने क्या किया है 3 और 2 यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दी, इस साइड में भी और इस साइड में भी। जब इस साइड में 6 से मल्टीप्लाई करी तो 36 बन गया, इस साइड में जब 6 से मल्टीप्लाई करी तो 3 2 जा 6 तो 2 यहाँ आ गया। ठीक है, 2 3 जा 6 तो 3 यहाँ पे आ गया, इस तरीके से। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो सिंपली। अब किसी एक को टारगेट बना लो, ये सिंपल लग रही है तो इसको टारगेट बना लो, यहाँ से s की वैल्यू निकाल लो। आप चाहो t की वैल्यू भी निकाल सकते हो, सिंपली मैं s की वैल्यू निकाल रहा हूँ, s इक्वल टू 3, t उधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा प्लस का t, यानी s की जगह पे मैं 3 प्लस t रख सकता हूँ, लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन में, क्योंकि इस वाली इक्वेशन से तो मैंने वैल्यू निकाली है, तो इस वाली इक्वेशन में 2, अब s की जगह पे मैं ये पूरी चीज उठा के रख सकता हूँ 3 प्लस के t, बाकी ऐसे ही रहेगी पॉजिटिव, यानी प्लस 3t इस इक्वल्स टू 36। अब इस वाली पूरी इक्वेशन में देखोगे तो सिर्फ t ही बचा है वेरिएबल, एक वेरिएबल है तो सॉल्व कर लोगे। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा 3 से भी और t से भी, तो ये 6 प्लस 2t प्लस 3t इस इक्वल्स टू 36। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 5t, तो 5t इस इक्वल टू 36। 6 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, 36 माइनस के 6 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो t कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 6, तो t की वैल्यू हो गई 6। अब इस वाली इक्वेशन में या फिर इस वाली इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करो, s की वैल्यू आपको मिल जाएगी। मान लो इस वाली इक्वेशन में आप t की वैल्यू पुट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा s माइनस के 6 इज इक्वल्स टू 3, तो s कितना हो जाएगा 6 प्लस 3, क्योंकि 6 माइनस का जो है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो s की वैल्यू हो जाएगी या 9। ठीक है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया, एक इक्वेशन से हमने s की वैल्यू निकाली, उस s की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, यही मीनिंग है इसका। ठीक है, फिर पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल वाली बन गई, हमने कैंसिल आउट करके आंसर निकाल लिया। हमारा आंसर क्या आया, t की वैल्यू 6 आई और s की वैल्यू 9 आई। तो इस वाली में देखेंगे हम ये वाली इक्वेशन को टारगेट बना लेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो और ये सेकंड इक्वेशन मान लो। और फर्स्ट इक्वेशन में से 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, मान लो y की वैल्यू निकाल रहे हो आप यहाँ से, तो माइनस का y इज इक्वल्स टू 3, ये उधर जाते ही माइनस का 3x हो जाएगा। लेकिन हमें माइनस का y नहीं, y चाहिए, y और माइनस का y अलग अलग होते हैं। तो सिंपली क्या कर सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो इस साइड में भी और पूरा इस साइड में भी। तो इस साइड में अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का y हो गया, उस साइड में एक बार 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 हो गया, और जब माइनस के 3x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3x हो जाएगा। लेकिन मैं 3x पहले लिख रहा हूं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 3x पहले लिख लिया, माइनस का 3 बाद में लिख दिया, यानी y की जगह पे मैं 3x माइनस 3 लिख सकता हूं, लेकिन इस वाली इक्वेशन में पुट नहीं कर सकता, दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करूंगा। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, ये है 9x माइनस 3। अब y की जगह पे इतनी पूरी चीज मैं पुट कर दूंगा, तो कितना हो गया 3x माइनस के 3 इज इक्वल्स टू 9, तो 9x माइनस 3 3 जा 9x, 3 3 जा 9 प्लस के 9 इज इक्वल्स टू 9, तो 9x से 9x कट गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब हम एक इक्वेशन से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, उसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तब कैंसिल आउट हो जाते हैं, कोई भी वेरिएबल नहीं बचता है। लेकिन यहाँ तो हमने दो अलग अलग इक्वेशन यूज की हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, क्लियरली दिख रहा है। लेकिन हमने जब इस वाली इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट की और फिर पुट करी दूसरी वाली इक्वेशन में, फिर भी कैंसिल आउट हो गया। इसका मीनिंग तो यही है कि ये दोनों इक्वेशन है एक हैं, अलग अलग है ही नहीं।
तो इसका रेशियो चेक करेंगे तो ये 1/3 हो गया, ये माइनस का 1, ये माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/3 हो गया, तो ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है। इसका मीनिंग तो ये हो गया, ये कोइंसिडेंट लाइन है, इसीलिए इसका कोई आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होने वाले हैं। ठीक है, ओके तो मेरे पास ये दो इक्वेशन हैं। इन दोनों इक्वेशनों में जो कोएफिशिएंट या फिर कांस्टेंट टर्म यूज हुए हैं वो पॉइंट वाली वैल्यू यानी डेसिमल वाली वैल्यू यूज हुई है। अगर डेसिमल वाली वैल्यू से आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा, टाइम लेने वाला है ये। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम इस पॉइंट वाली वैल्यू को और इन पॉइंट वाली वैल्यू को नॉर्मल इंटीजर में कन्वर्ट कर लें, यानी बगैर पॉइंट वाली वैल्यू बना ले? तो हाँ, एक फ्रीडम तो हमारे पास है, इक्वेशन के इस साइड में और इस साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पॉइंट हट जाए। मान लो मेरे पास 0.2 है, अगर मैं उसकी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तब आंसर कितना आएगा? 2.0 यानी 2 आएगा आंसर। होता क्या है कि जब 1 के बाद जितने भी 0 होते हैं सिंपली वो इस काम में आते हैं कि पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाए। कितनी बार शिफ्ट हो जाए? जितनी बार 0 है। यहाँ पे एक 0 है तो एक बार पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो 2 बार पॉइंट शिफ्ट होता है और पॉइंट यहाँ आ जाता। 20 पॉइंट कुछ नहीं है, तो पॉइंट का इधर शिफ्ट हो जाना यानी पॉइंट के बाद कुछ ना होना, मतलब पॉइंट को लिखो ही मत। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर मुझे एक एक बार पॉइंट शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो सब की मल्टीप्लाई 10 से कर देनी है, यानी पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई 10 से कर देनी है। इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो इस साइड में जब 10 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x, ये कितना हो जाएगा? 3x, ठीक है, और उधर कितना हो जाएगा? इक्वल टू के 30। सिंपली ऐसे इस वाली इक्वेशन में क्या हो जाएगा? 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, तो ये दो इक्वेशनें हो गई, ये एक्चुअल में यही है। ठीक है, तो इनको नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब आप कोई सी भी एक इक्वेशन चूज कर लो। मान लो फर्स्ट वाली इक्वेशन आपने चूज करी, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो 2x इज इक्वल टू 13, उधर जाके ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3y और 2 डिवाइड में आ जाएगा। सिंपली ये हो गया मीनिंग इसका। ठीक है, यानी कि हमने x की वैल्यू निकाल ली है। कहाँ से? इक्वेशन नंबर 1 से, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ यही लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो 13 माइनस के 3y। अब या तो आप 2 को पूरा डिवाइड करके लिख दो या फिर अलग अलग भी कर सकते हो। 2 डिवाइड इसके साथ भी आ गया और इसके साथ भी आ गया। ठीक है, सिंपली तो 4 यहाँ लिखा हमने, x की जगह पे पूरी वैल्यू यहाँ लिखी, बाकी सेम इक्वेशन प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23 सिंपली। ठीक है, उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 23 जा 2 2 जा 4 होगा, 13 2 जा कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। जब 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, यानी माइनस का 12y डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 गायब हो चुका है, यहाँ पे अभी है, प्लस के 5y इज इक्वल्स टू 23। अब इस पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है y। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो y एक साइड में रोकना है, बाकी सब कुछ उधर ले जाना है। तो 26 तो उधर जाएगा, तो माइनस का 26 हो जाएगा। लेकिन अब y हम ऐसे नहीं ले जा सकते, हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली क्योंकि दो अलग अलग टर्म है ना ये, तो सॉल्व जब करोगे तो एलसीएम लेके करोगे, तो 2 एलसीएम लोगे। ठीक है, तो माइनस का 12y हो गया ये। ठीक है, और इधर अगर 1 है तो 1 कितने जा 2 होता है? 1 2 जा 2 होता है, तो 5 2 जा 10 हो गया, तो ये प्लस का 10y हो गया। तो ये सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? माइनस का 2y डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का y आ गया। यानी इस पूरी वाले को सॉल्व करोगे तो माइनस का y इज इक्वल्स टू 23 में से 26 जाएंगे, क्योंकि 26 बड़ा नंबर है तो साइन इसके वाला आएगा। ठीक है, क्या आएगा? माइनस का साइन आने वाला है और 3 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। यानी हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लो इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो क्या होगा? 2x प्लस 3, अब y की जगह पे आप 3 रख दो, इज इक्वल्स टू 13। तो 2x इज इक्वल्स टू 13, ये 9 उधर जाएगा क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 9 हो गया। 13 माइनस के 9 कितने होते हैं? 13 माइनस के 9 होते हैं 4, तो 2x इज इक्वल्स टू 4 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4/2 यानी कि 2, तो x की वैल्यू हो गई 2। यहाँ से y की वैल्यू 3 आई और x की वैल्यू 2 आई, तो दोनों की दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस वाले को देखते हैं। देखो, पहली बार देख के आपको लग सकता है, हो सकता है ये पॉलिनोमियल ना हो। क्यों? क्योंकि अंडर रूट आ गए। अंडर रूट किसी भी नंबर से हटता है तो उसकी पावर जो रेस होती है वो 1/2 हो जाती है।
ठीक है, अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर 1/2 होती तो पावर जो रेस कर दी हमने वो फ्रैक्शन फॉर्म में कर दी, और रूल क्या था पॉलिनोमियल का कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो अंडर रूट लगा हुआ है वो सिर्फ कोफिशिएंट के ऊपर लगा हुआ है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर नहीं है, यानी कि ये पॉलिनोमियल तो है। तो मैंने सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इसको कह देंगे और इक्वेशन नंबर 2 इसको कह देंगे, ठीक है, सिंपली। अब उसके बाद इस वाली इक्वेशन में से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। तो सिर्फ x अगर हम यहाँ रोक लेंगे तो ये उधर जाते ही कितना हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 3y, ये डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट 2, सिंपली ये सीन हो गया। तो x की वैल्यू ये हो गई। आप चाहो तो x की वैल्यू यही रख लो, लेकिन डिनोमिनेटर में अंडर रूट अच्छी बात नहीं है, याद करो 9th क्लास में इसको रेशनलाइज करना सिखाया है। सिंपली क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर भी अंडर रूट 2 से और नीचे भी अंडर रूट 2 से। अब आपके दिमाग में आता होगा कि हम जब इक्वेशनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इस साइड में मल्टीप्लाई करते हैं वही इस साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार ये क्या हुआ, ऐसे क्यों मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो मेरे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ हो 8, अगर मैं उसकी 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, यानी किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आ जाता है, ठीक है। तो इस पूरे की अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 है क्या, 1 ही तो है। सेम नंबर जब डिवाइड में होते हैं तो 1 होते हैं, अंडर रूट 2 1 जा अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करना ही है। सिर्फ मुझे इक्वेशन आसान करनी है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो अब क्या करोगे, अंडर रूट 2 के अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, सिर्फ 2, ठीक है। और अंडर रूट 3 के अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर तो माइनस है ही है और y भी है अभी, ठीक है। आप रूल समझो, अंडर रूट है, मान लो अंडर रूट 5 है और अंडर रूट 6 है और ये 2 है और ये 3 है, तो क्या होता है, बाहर वाले की बाहर मल्टीप्लाई में होगा, प्लस या माइनस में नहीं होगा। मल्टीप्लाई में बाहर वाले की बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो 6 हो गया, और अंदर जो है 6 5 30 कर दो, तो ऐसे भी कर सकते हो। इसका मीनिंग ये हो गया, अगर बाहर 1 है और यहाँ पे भी 1 है तो 1 आ गया, 1 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 माइनस के अंडर रूट 6। तो ये हो गई x की वैल्यू आपकी। ये इसमें हुआ क्या, डिनोमिनेटर में जो है आपका वो रेशनल नंबर आ गया, हमने रेशनलाइज कर दिया उसको, यानी अंडर रूट गायब कर दिया। अब हमें इस वाली इक्वेशन में अंडर रूट 3 x की जगह पे ये पुट कर दो, माइनस अंडर रूट 6y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर क्या है, माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें कितने वेरिएबल बचे, सिर्फ y बचे, तो y की वैल्यू निकालने की कोशिश कर लो। y की वैल्यू पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, फिर से क्या करोगे, 6 3 जा 18 कर दोगे, तो माइनस का 18y डिवाइडेड बाई ये 2 है क्योंकि रेशनलाइज कर चुके हैं, माइनस 18y इज इक्वल्स टू 0। अब इसको चाहो तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, लेकिन एक चीज़ और कि दोनों में y है तो कॉमन लेने की कोशिश कर लो, कॉमन ले लो। जब दोनों में से y कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा, अंदर बचेगा माइनस का 18 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और यहाँ से जब y कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 18, और ये y के मल्टीप्लाई में है, उधर क्या है 0। जब ये मल्टीप्लाई में है तो पूरा ये उठ के नीचे डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आई, 0 डिवाइडेड बाई ये पूरा पोर्शन, ठीक है। अब किस 0 के नीचे सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी नंबर है तो वो 0 ही बन जाता है, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, इसमें या फिर इसमें। अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा, मान लो y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो ये पूरी वाली टर्म 0 हो गई, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 0 अपॉन अंडर रूट 3 नीचे पहुंच जाएगा। तो ऐसे देख लो, ये अंडर रूट 3x कितना है, माइनस का अंडर रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। अब y मुझे 0 मिल चुका है, ठीक है, तो y की जगह पे 0 रखोगे तो ये पूरी वाली टर्म 0 हो गई। क्यों, अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई 0, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो पूरा 0 बन जाएगा, तो ये पूरा बॉक्स 0 बन गया। तो अंडर रूट 3x इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो x कितना हो गया, 0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। 0 के नीचे बस 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी होगा तो 0 बन जाएगा, यानी x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। अब एक चीज़ और, आप ऐसे क्वेश्चन करने से पहले एक बार देख लिया करो जिसमें इक्वल टू के उस साइड में 0 हो, तो हिट एंड ट्रायल तरीका अपना लो। क्यों, देखो इस साइड में 0 होने का मतलब है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ भी करोगे तो सब 0 बनते चले जाएंगे उधर, ठीक है। इसका मीनिंग ये हो गया, एक बार ट्राई करके देख लो कि अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ और यहाँ पे भी 0 रख दूँ, तो इसकी मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो पूरा 0, इसकी मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो पूरा 0, तो 0 0 के बराबर हो गया, यानी कि इतना सॉल्व करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। अगर इक्वल टू के उधर 0 है या फिर 0 बन रहा है कांस्टेंट को माइनस या प्लस करके, तब एक बार आप दिमाग में ही चेक कर लो कि y की जगह पे 0, x की जगह पे 0 रख के तो क्या इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो एक बार 1 से चेक कर लो, और फिर भी नहीं हो रही है तो आप सॉल्व ही कर लो, ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं हम।
ओके तो हमारे पास दो इक्वेशन हैं और दोनों इक्वेशनों में डिनोमिनेटर में कोई ना कोई नंबर है, तो हमें ये गायब करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? पूरी इक्वेशन पे उस नंबर से मल्टीप्लाई करके। मान लो ये वाली इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, 3x/2 माइनस के 5y/2 इज इक्वल्स टू माइनस के 2। तो हमें क्या गायब करना है? ये 2। तो क्या करेंगे? सिंपली पूरी इक्वेशन के इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरी इक्वेशन में इस साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि ये एक ब्रैकेट है, उसमें 2 टर्म हैं, तो ये 2 दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। तो सिंपली क्या होगा, जब ये वाला 2 इस वाली टर्म के साथ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 3x। जब ये वाला 2 इसके साथ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5y। 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो इस इक्वल्स टू माइनस का 4। तो ये एक इक्वेशन बन के आ गई, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो सिंपली क्या है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। तो एक एक करके कर लो, पहले इस डिनोमिनेटर को गायब कर लो। उसके लिए क्या करोगे, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई इस साइड में भी और 3 से मल्टीप्लाई इस साइड में भी। फिर वही बात, इस वाले टर्म से 3 मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ x बचेगा, इस वाले टर्म से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3y/2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये कितना बचा, 13/2। अब 2 गायब करना है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इधर 2 इधर। जब 2 इसके साथ जाएगा तो 2x हो जाएगा, 2 इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6y/2 इस इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ 13 बचेगा। ठीक है, अब ये कितना बचेगा, 2 3 जा 6, तो कितना हो गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। तो ये इक्वेशन दूसरी आ गई, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दो। अब आपको लगता होगा बहुत टाइम लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। 3 और 2 गायब करना है आपको, तो 3 2 जा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड में भी और इस साइड में। इस साइड में करोगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, इस साइड में करोगे तो 3 2 जा 6 तो 2x आ गया। 6 ऊपर होगा, 2 नीचे होगा तो 3, यहाँ 3y आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हो। 2 इक्वेशन आ गई है, सिंपली क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालनी है। मान लो इस वाली इक्वेशन को आपने चूज किया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 13। ये उधर जाएगा तो माइनस का 3y, तो माइनस का 3y। 2 डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो पूरे में डिवाइड कर दो या फिर अलग अलग डिवाइड कर दो। मैंने अलग अलग लिख दिया है, तो ये x की वैल्यू हो गई। अब आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली, इस वाली में पुट कर दो, तो 3। ठीक है, x की जगह पे ये पूरी चीज क्या है, पूरी 13/2 माइनस 3y/2। उसके बाद आप पूरी इक्वेशन लिख दो, माइनस के 5y इज इक्वल्स टू माइनस के 4। सिंपली अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। इसकी इससे करोगे कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, और ये अपॉन 2 हो जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, माइनस का 9y/2 माइनस का 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 4। अब सिंपली क्या हुआ कि हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, तो इसी को एक तरफ रोकना है। ठीक है, बाकी सबको उधर ले जाना है। तो 39/2 को उधर ले जाओगे तो वो माइनस के 39/2 हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस के 39/2, तो ये इक्वेशन बन गई उधर जाके। ठीक है, अब इस वाली को अगर सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो 2 एलसीएम लोगे। ठीक है, अब 9y सेम ऐसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ पे 1 है तो 1 कितने जा 2 होता है, 1 2 जा 2 होता है, 5 2 जा 10 है, तो माइनस का 10y इस इक्वल्स टू, ये 2 डिवाइड में है, आप उधर ले जा सकते हो। ठीक है, तो उधर क्या है, माइनस का 4 माइनस का 39/2, ये पूरा एक इक्वेशन है। ठीक है, इसको उधर ले जाओगे तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करोगे इसको कितना हो जाएगा, ये माइनस का 19y हो जाएगा, माइनस का 19y। ओके, तो माइनस का 19 है, इसको पूरा सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप एलसीएम लोगे। ठीक है, तो 2 आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब कितने जा 2 होता है, 1 2 जा 2 होता है, तो 4 2 जा 8, यानी माइनस के 8 माइनस के 39, और ये ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई बाई 2 तो है ही है। ठीक है, ये 19 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो पहले इसको सॉल्व कर लो फिर डिवाइड कर देंगे उधर ले जाके। ठीक है, तो अब इसको करोगे कितना हो जाएगा, ये 39 में 8 प्लस करोगे तो 47 हो जाएगा, और माइनस माइनस है तो माइनस का निशान रह जाएगा, यानी माइनस के 47 डिवाइडेड बाई 2 फिर मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, यानी कि इस तरीके से है, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 2 जा 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 1 9, तो ये 9 हो गया, 94 हो गया। ये माइनस का है या फिर डिवाइडेड बाई 2 चल रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 47 आ जाएगा ये।
ठीक है, तो ये माइनस का 47 आ गया। तो y कितना हो गया, उधर कितना है माइनस का 47, 19 अभी जाएगा यहाँ से तो माइनस का 19, माइनस का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 19 तो आई थिंक 19 3 जा 47 हो जाएगा, तो 19 3 जा 47 मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना कोई गलती हो गई हो अगर। अब y की वैल्यू 3 आ चुकी है तो आप किसी इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो इस वाली इक्वेशन में आप पुट कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस 3 y की जगह पे रख दो 3 इज इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 होगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस के 9 कितना हो जाएगा, प्लस का 4। तो 4x की वैल्यू कितनी हो गई 4/2, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 पे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24 एंड हैंस फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। सिंपली इसमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, ये और ये, कह रहा है इनको सॉल्व करो। तो एक एक आपका वेरिएबल का आंसर आएगा, x का एक आंसर आएगा और y का एक आंसर आएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ये एक नई इक्वेशन है, इसको आपको सेटिस्फाई कराना है और बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी। अब आप याद करो, अगर एक इक्वेशन अकेली है और उसमें एक वेरिएबल है तब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो m, x, y तीन वेरिएबल हैं, यानी कि अगर मेरे पास सिर्फ m वेरिएबल होता तब मैं इसको सॉल्व कर लेता। x और y मुझे कहीं और से चाहिए, तो x और y आपको कहाँ से मिलेंगे, इन दो इक्वेशनों को जब सॉल्व करोगे आप तो x मिलेगा और y मिलेगा, उसको यहाँ लाके पुट करना, तब क्या पूरी इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। तो सिंपली एक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इन इक्वेशनों से x और y की वैल्यू निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के। ठीक है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। 2x माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। अगर आपको दिखता हो तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते थे आसानी से, लेकिन क्योंकि उसने कह दिया है एक्सरसाइज में कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो इस वाली इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 11, 3y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3y डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई 2 इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, अलग अलग करके एक ही करके लिख दो। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल चुकी है। अब आपको x की वैल्यू किस में पुट करनी है, इस वाली इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा 11/2 माइनस 3y/2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 11 बचेगा, इसके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 3y बचेगा, माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 7y आ जाएगा, तो 7y वो भी माइनस का। ठीक है, 11 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 24 माइनस का 11, फिर ये कितना हो जाएगा 35 आई थिंक, हाँ 35 माइनस का 35 इज इक्वल टू माइनस का 7y। यहाँ से माइनस का 7y हटेगा, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में पहुँच जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 5 या 35, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब जब y की वैल्यू 5 है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हो 2x प्लस 3, y की वैल्यू निकल चुकी है तो y की वैल्यू रख दो इज इक्वल टू 11, 5 3 जा 15, तो 2x इज इक्वल टू 11, 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 4, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 4/2 यानी कि माइनस के 2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 2। अब y की वैल्यू कितनी है 5 है। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, इसमें पुट करो। तो y की जगह पे क्या रखोगे 5 इज इक्वल टू m, पता नहीं है हमें, वही तो निकालना है। x कितनी है माइनस के 2, तो माइनस के 2 प्लस के 3। अब इसमें से तुम m को निकाल लो। निकालने का तरीका क्या होता है, वेरिएबल को एक साइड में रोक लो, सारे कांस्टेंट एक साइड में ले जाओ। इसमें आप क्या करो सिंपली, तो ये कितना हो गया माइनस का 2m हो गया ये चीज़। ठीक है, इस इक्वल्स टू 5 पहले से उधर है, ये 3 उधर जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2m इस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा प्लस का 2, तो m इस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 अपॉन माइनस का 2, m इस इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 1। सिंपली ये आंसर हो गया इसके तीनों, y इस इक्वल्स टू 5, x इस इक्वल्स टू माइनस का 2, तब m इस इक्वल्स टू माइनस का 1 होगा।
ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फॉर्म पेयर ऑफ अ फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सिंपली कह रहा है कि हमारे पास प्रॉब्लम होगी एक, जो प्रॉब्लम दी हुई है। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक रियल लाइफ की कोई प्रॉब्लम होगी, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन में, फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगी। उसमें यही कह रहा है कि हमारे पास एक ये प्रॉब्लम है, इसमें तुम्हें लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं। पेयर क्यों? क्योंकि उस प्रॉब्लम में दो चीजें नहीं पता होंगी, तो आप दो वेरिएबल यूज करोगे, दो वेरिएबल यूज कर लिए तो दो इक्वेशनें आएंगी, इसीलिए कह रहा है पेयर। तो आपको इस प्रॉब्लम से दो इक्वेशनें बनानी है, उन दो इक्वेशनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे ये अभी हम एग्जांपल देख चुके हैं। इसका मीनिंग ये हो गया, जो भी ये प्रॉब्लम है इससे पहले आप दो इक्वेशनें बनाओ सिंपली। अब इसको पढ़ते हैं ये क्या क्या रही है। तो पहली प्रॉब्लम कह रही है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि कोई दो नंबर है, हमें नहीं पता क्या वो दो नंबर है, ठीक है। उन दो नंबरों का जब डिफरेंस करोगे यानी सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी एक नंबर से दूसरा नंबर माइनस करोगे तब 26 आएगा। आगे क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, ठीक है। यानी एक नंबर यानी दो नंबर हैं, उन दोनों को माइनस करोगे 26 आएगा, ये हमें पता लग गया, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कोई सा भी एक नंबर 3 गुना ज्यादा है दूसरे नंबर से, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। एंड फाइंड बोथ द नंबर, यानी कि तुम्हें दोनों के दोनों नंबर निकालने हैं। पूरे इक्वेशन में क्या चीजें निकालनी है, दोनों नंबर निकालने हैं। जो भी तुम्हें निकालना हो उसको वेरिएबल असाइन कर दो। इसमें हमें क्या निकालना है, दो नंबर, तो एक नंबर को x मान लो और दूसरे नंबर को y मान लो, ठीक है। जब आपने x और y मान लिया, अब इक्वेशन बनाना स्टार्ट करो। क्या रिलेशनशिप दे रखा है कि अगर दोनों को माइनस करोगे यानी x माइनस y करोगे तब 26 आएगा। तो पहली इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है कि एक नंबर 3 गुना ज्यादा है। अगर आप सारे लेक्चर देख रहे हो तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा। सिंपली मैंने क्या बताया था, अगर इक्वेशन में वो इक्वल करके दे दे कि ये नंबर इस नंबर के इक्वल है, तब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। इस प्रॉब्लम में वो इक्वल करके नहीं दे रहा है तो हमें इक्वल करना पड़ेगा, लेकिन इसमें इक्वल करके दे दिया है उसने। कह रहा है एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना ज्यादा है, यानी ये दो नंबर है मान लो x और y, ठीक है। तो एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना ज्यादा है, इसका मीनिंग ये हो गया। एक नंबर दूसरे नंबर को 3 गुना करोगे तब दोनों बराबर होंगे, इसका मीनिंग क्या हो गया। तो दूसरी इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप किसी भी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालते थे, इसमें तो x की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, तो आप क्या करो, सिंपली इसमें से उठा के इसमें पुट कर दो। तो x की जगह पे इस वाली इक्वेशन में क्या रखोगे, x की जगह पे लिखोगे 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 26। 3y माइनस के y इज इक्वल्स टू 26। 3y माइनस के y कितने हो गए, 2y इज इक्वल्स टू 26। तो y कितना हो गया, 26 अपॉन 2 यानी कि 13। तो y की वैल्यू हो गई 13, यानी एक नंबर तो है 13। अब तुम्हें दूसरा नंबर निकालना है। तो सिंपली क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारा y 13 आ गया है तो x कितना होगा, तो x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 13, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 यानी कि 39। x की वैल्यू हो जाएगी 39, यानी कि एक नंबर है हमारा 13 और दूसरा नंबर है हमारा 39। इन दोनों को माइनस करोगे तब 26 आएगा। एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम पूरी हो गई, ठीक है। ओके, तो थर्ड की सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री एंड फाइंड देम। सिंपली सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि जो लार्जर वाला एंगल है, दो एंगलों में से दो एंगल कौन से जो कि सप्लीमेंट्री हैं, जो लार्जर वाला है वो ज्यादा है, एक्सीड मतलब ज्यादा है, कितना 18 डिग्री छोटे वाले से। इस पूरे का मीनिंग ये है। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, अगर ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है दो एंगल को प्लस करोगे और वो 180 बना देंगे तो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री का होता है, ऐसे सप्लीमेंट्री 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये हो गया दो एंगल अगर प्लस करोगे तो 180 के होने चाहिए। तो कह रहा है दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है। उसके बाद बड़ा वाला एंगल, यानी एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, बड़ा वाला एंगल कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है, ठीक है। तो सिंपली दो हमें एंगल निकालने हैं, फाइंड देम, यानी दोनों एंगल निकालने हैं। तो एक एंगल को x मान लो, एक को y मान लो। हमें ये नहीं पता कौन सा वाला बड़ा है कौन सा वाला छोटा है, तो सिंपली पहली इक्वेशन बनाओ। दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो सिर्फ इसी चीज में पूरी इक्वेशन दी हुई है पहले वाली, क्या कि दो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों को प्लस करोगे तब 180 डिग्री बनेगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक एंगल जो है कौन सा वाला, लार्जर वाला, मान लो x और y दो एंगल हैं, ये दोनों बराबर करने हैं हमें। याद करो मैंने बताया था कि अगर
क्वेश्चन में दे दे बराबर करके तब डायरेक्ट लिख दो, अगर नहीं दे तो हमें बराबर करना पड़ेगा। इसने इसमें बराबर नहीं किया है, इसने कहा है ज़्यादा है 18 डिग्री, तो हमें बराबर करना है। ठीक है, मान लो अगर x बड़ा वाला एंगल है, ये 18 डिग्री ज़्यादा है, तो इसका मीनिंग ये हो गया x 18 डिग्री ज़्यादा है। अब मुझे इक्वेशन बनानी है, दोनों को इक्वल करना है, तो या तो x को कम कर दूं माइनस के 18 डिग्री कर दूं, या फिर मैं y में 18 प्लस कर दूं। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, ये वाला छोटा वाला एंगल है मैं मान लेता हूं, तो इसमें मैं 18 डिग्री प्लस कर दूंगा। ठीक है, 18 डिग्री ये चीज़, तो ये दो इक्वेशन तो बन गई। हाँ, दो इक्वेशन बन गई सिंपली। अब मुझे क्या करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना है। तो x की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है इसमें उठा के इसमें पुट कर दो। जब इस वाली में x लिखोगे तो x ना लिख के y प्लस 18 लिख दो, y प्लस 18, ठीक है, प्लस y इज इक्वल्स टू 180, x y प्लस y 2y हो जाएगा, 18 उधर जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 180 में से 18 चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 162 आई थिंक, हाँ 162 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 162 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यानी y जो है वो 81 डिग्री का है। तो x कितने का होगा, देखो सिंपली यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन होती हो, इन दोनों में से मैंने, ठीक है, कोई सा भी मान सकता था। मैं चाहता तो x को बड़ा मान लेता या फिर y को बड़ा मान लेता, तो मैंने x को बड़ा माना कि ये बड़ा वाला एंगल है। अगर ये बड़ा वाला एंगल है तो मुझे छोटे वाले में 18 प्लस करना पड़ेंगे, क्योंकि बड़ा वाला कितना बड़ा है 18 डिग्री बड़ा है। मुझे इक्वेशन बनानी है तो मैंने इस छोटे वाले में 18 प्लस किया, तो मैंने मान लिया कि y छोटा वाला एंगल है, x बड़ा वाला एंगल है, इसीलिए ये y जो आया है छोटे वाले एंगल की वैल्यू आई है। तो अब x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे, y की जगह पे 81 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो x कितना हो गया 99, यानी बड़ा वाला एंगल 99 है, छोटा वाला एंगल 81 है। दोनों को प्लस करोगे 180 डिग्री आएगा, बड़ा वाला जो है 18 डिग्री ज़्यादा है छोटे वाले से। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन की थर्ड प्रॉब्लम क्या कह रही है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3,800 रुपीज, लेटर शी बाई 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 1,750 रुपीज, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि कोई कोच है, उसने दुकान पे जाके 7 बैट और 6 बॉल खरीदे, कितने रुपए के 3800 रुपए के। फिर दोबारा से जब वो उसी दुकान पे गई तब उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदे, तब कितने के खरीदे 1750 रुपए के। तब आपको बताना है कि हर एक बैट की और हर एक बॉल की वैल्यू कितनी है। ठीक है, हर एक बॉल की वैल्यू कितनी है। सिंपली मैंने बताया था जो भी प्रॉब्लम में पूछे उसको आप वेरिएबल मान लो। इसमें क्या पूछा है, हर एक बैट की वैल्यू और एक बॉल की वैल्यू। तो सिंपली आप क्या मान लो कि बैट की वैल्यू को x मान लो और बॉल की वैल्यू को y मान लो। वैल्यू मतलब प्राइस, यानी एक बैट कितने रुपए का है और एक बॉल कितने रुपए की है। सिंपली अब इक्वेशन बनानी है तो क्या सिंपली मीनिंग हो गया, अगर एक बैट x रुपए का है, मान लो एक बैट 5 रुपए का होता तो 7 बैट कितने के हो जाते 35 रुपीज़ के। या फिर ऐसा होता कि एक बैट 2 रुपीज़ का होता तो 3 बैट कितने के हो जाते 6 रुपीज़ के। आप क्या कर रहे हो 3 इंटू 2 कर रहे हो, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हो किसकी, जितने बैट हैं मल्टीप्लाई हर एक बैट कितने रुपए का है। तो सिंपली कितने बैट हैं 7 बैट हैं, हर एक बैट कितने का है x रुपीज़ का है। ऐसे ही इस वाले केस में 6 बॉल हैं और हर एक बॉल कितने की है y रुपीज़ की है। तब जाके दोनों खरीदोगे अगर तो कितने के पड़ेंगे 3800 रुपए के, उसको पड़े। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई, 3 बैट प्लस 5 बॉल इज इक्वल्स टू 750, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन आपको मिल चुकी है तो सिंपली क्या करो, किसी भी एक को पकड़ो और वैल्यू निकालो। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन से मैं y की वैल्यू निकालूंगा। तो y की वैल्यू कितनी होगी 5y इज इक्वल्स टू 750, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3x, 5 डिवाइड में आएगा तो 5 यहाँ पे भी आ जाएगा और 5 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 कैरी 5 5 जा, ठीक है, तो ये 0। इसका मतलब y की वैल्यू हो गई 350 माइनस 3x अपॉन 5। अब आप क्या करो, कौन सी वाली इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट की है, इस वाली इक्वेशन से, सेकंड वाली से। तो फर्स्ट वाली में पुट कर दो। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है 7x प्लस 6, अब y की जगह पे ये पूरी चीज़ उठा के लिख दो। तो ये कितनी हो गई 350 यानी 350 माइनस 3x अपॉन 5, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया इस इक्वल्स टू 3800। सिंपली आप सॉल्व कर लो इसको, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करोगे और इससे भी करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7x प्लस 6 इंटू 350 माइनस 6 3 जा 18, 18x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू
3800। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है इसको उठा के उधर ले जाओ, तो इधर कितना बचा 7x माइनस 18x अपॉन 5, उधर कितना हो गया 3800 यानी 3800 ये पूरा उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 6 जा 18 और 3 21, तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0 0 0 0 माइनस हो गया, 38 में से 21 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 16 17, तो ये हो जाएगा, इसको कर सकते हो आप 1700 रुपीज़, यानी इक्वेशन के उस साइड में आ चुके हैं 1700 रुपीज़। ठीक है, इधर कितने हैं 7x माइनस 18x अपॉन 5, इसे सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो कितना हो जाएगा, ये सिंपली 5 बच जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1 5 जा यानी 35, 1 5 जा 5, 7 5 जा 35x माइनस 18 इस इक्वल्स टू 700, 5 यहाँ से हटेगा, अब यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा सिंपली। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 35 में से 18 माइनस करोगे तब कितने आएंगे, आई थिंक 12 और 5 17 आने वाले हैं, तो ये कितने आए 17x आए, तो x इस इक्वल्स टू कितना हो गया 1700 इंटू 5 अपॉन 70, तो ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया x इस इक्वल्स टू 500 हो गया। अब x को आपने क्या माना था, x को माना था आपने बेट, तो बेट की वैल्यू कितनी आ गई 500 रुपीज़। सिंपली आपके समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, हमने दो इक्वेशनें बनाई, 7 बैट 6 बॉल इतने रुपीज़ की हैं, 3 बैट और 5 बॉल इतने रुपीज़ की हैं, इन दोनों में से इस वाली इक्वेशन को चूज़ किया, y की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दी, पूरे को सॉल्व किया तो x की वैल्यू 500 रुपीज़ आई। अब x क्या माना था हमने, एक बैट का प्राइस, तो एक बैट का प्राइस कितना आ गया 500 रुपीज़। तो बॉल का प्राइस क्या होगा, या इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में 500 रुपीज़ को लिख दो, तो इस वाली इक्वेशन में मान लो फाइंड आउट करोगे। ठीक है, मान लो इस वाली इक्वेशन में आप पुट कर रहे हो, तो 7 इंटू 500 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800 रुपीज़, तो 7 5 35 प्लस 6y, ठीक है, प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, 6y इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 3500, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 38 में से 35 जाएंगे तब कितने बचेंगे 3, तो 6y इज इक्वल्स टू 3, तो 6x 3800 में से 3500 जाएंगे तो आई थिंक 300 बचेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 300 अपॉन 6। ठीक है, 6 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 6 5 जा 30 50, y इज इक्वल्स टू 50, यानी y की वैल्यू है 50 रुपीज़। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया, इस पूरी इक्वेशन में हर एक बेट की वैल्यू कितनी है 500 रुपीज़ है और एक बॉल की वैल्यू कितनी है 50 रुपीज़ है। ओके, तो फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, टैक्सी चार्ज कंसिस्ट फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। फॉर डिस्टेंस कवर ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 यानी 105 रुपीज़। For 15 kilometer charge paid is 155 rupees. What is the fixed charge per kilometer? How much does a person have to pay for a traveling a distance of 25 kilometer? Simply इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो इस तरीके से चार्ज ले रहा है कि एक तो फिक्स चार्ज है कि इतना चार्ज तो जाएगा ही जाएगा, आप कितने भी किलोमीटर जाओ। दूसरा चार्ज जो ले रहा है वो ले रहा है पर किलोमीटर के हिसाब से, कि अगर मान लो 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से है तो आप अगर 2 किलोमीटर चले तो 10 रुपये तो हो ही गया आपके पर किलोमीटर के हिसाब से, और एक फिक्स चार्ज लगेगा। वो फिक्स चार्ज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अभी तक हमें नहीं पता लगा। अब वो कह रहा है कि एक शख्स अगर 10 किलोमीटर चल रहा है तब उसको टोटल 105 रुपये देने पड़ रहे हैं, ठीक है, और अगर 15 किलोमीटर चल रहा है तो 155 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। अब यही पूछ लिया उसने कि फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। क्वेश्चन में बताया था जो चीज़ नहीं पता हो उसे हम वेरिएबल मान लेंगे। मान लो फिक्स चार्ज हमने x मान लिया, ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर जो पूछा है उसने हम उसको y मान लिया। इसका मीनिंग क्या है, सिंपली कह रहा है, मान लो एक टैक्सी ड्राइवर है, वो कह रहा है मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 0 किलोमीटर से और 1 2 3 इस तरीके से जैसे जैसे आप किलोमीटर चलोगे पर किलोमीटर के पैसे लूँगा। अभी मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं अजम्पशन मान लेता हूँ, मान लो 2 रुपये है समझाने के लिए कि 2 रुपये पर किलोमीटर लेगा। अगर आप 1 किलोमीटर चले हो तो 2 रुपये हो गए, 2 किलोमीटर चले हो तो 4 रुपये हो गए, 3 किलोमीटर चले हो तो आपके 6 रुपये हो गए। लेकिन सिर्फ यही पैसे नहीं लेगा, आप चाहे 1 किलोमीटर चलो, 3 किलोमीटर चलो या 300 किलोमीटर चलो, एक और चार्ज लगेगा आपका। ये समझ लो कार में बैठने का चार्ज लगेगा।
वो क्या है, फिक्स चार्ज है। मान लो फिक्स चार्ज 5 रुपीज़ है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ अज्यूम किया है कि 5 रुपए हैं, तो अगर आप बैठे और 1 किलोमीटर चले तो 2 रुपए तो हो गए आपके पर किलोमीटर के हिसाब से, 2 रुपए लेगा जो, ठीक है, और 5 रुपए फिक्स चार्ज है, तो 7 रुपए हो गए टोटल। तो आप 7 रुपए जो दे रहे हो उसमें फिक्स चार्ज भी इंक्लूडेड है और पर किलोमीटर चार्ज भी इंक्लूडेड है। तो वो यही कह रहा है कि कोई शख्स है जब वो 10 किलोमीटर चला, ठीक है, तो उसने 105 रुपए दिए, तो 105 रुपए में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, पर किलोमीटर भी इंक्लूडेड है और फिक्स चार्ज भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सिंपली ऐसे समझो कि किसको क्या माना है, फिक्स चार्ज को x माना है और चार्ज पर किलोमीटर को कितने माना है, अपना y माना है। 105 रुपए दिए उसने, 105 रुपए में सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सारी में है क्या, 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें क्या क्या है, एक तो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज क्या माना है x, वो तो लगना है, वो तो सिर्फ x लगेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है चार्ज पर किलोमीटर क्या है, y, यानी 1 किलोमीटर चलोगे तो 1y, 2 किलोमीटर चलोगे तो 2y। तो इसने कितने किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर चला है, तो ये कितना हो गया, 10y हो गया। ऐसे ही दूसरा पर्सन जो है वो कितने किलोमीटर चला है, 15 किलोमीटर चला है, कितने रुपए दिए हैं, 155 रुपए दिए हैं। तो 155 रुपए किस चीज़ के दिए हैं, टोटल, एक तो फिक्स चार्ज जो देना ही देना है उसको, प्लस 15 किलोमीटर के 15y रुपीज़ हो गए, ये 10y है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और निकाल लेना है, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं, फिक्स चार्ज x बताओ, चार्ज पर किलोमीटर यानी y बताओ, एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि ये दोनों चीज़ें आपको पता लग गई हैं, तब ये बताओ कि अगर हम 25 किलोमीटर चलना चाहें उसके कार में बैठ के तब कितना खर्चा आएगा, ठीक है। पहले हम x और y निकाल लेते हैं। तो हम किसी इस वाली इक्वेशन से मान लो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इस वाली इक्वेशन से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x हो जाएगा 105 माइनस के 10y, सिंपल, ठीक है। कौन सी वाली इक्वेशन से निकाला है, फर्स्ट, किस में पुट करोगे, सेकंड वाली में। तो x की जगह पे रख दो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155 यानी 155, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस के 10y प्लस के 15y कितना हो जाएगा, प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 155, ठीक है। ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 105। तो 5y इज इक्वल्स टू 155 में से माइनस होंगे 105, तो 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा तो सिर्फ 5 आएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 50/5 यानी कि 10, y की वैल्यू 10 हो गई। y क्या माना था हमने, चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि चार्ज पर किलोमीटर कितनी फीस ले रहा है, 10 रुपए, यानी हर किलोमीटर के 10 रुपए वो लेगा ही लेगा, ठीक है। अब फिक्स चार्ज कितना है, जब आपको ये पता लग चुका है, y पता लग चुकी है, तो x निकाल लो, इस वाली में पुट कर लो, मान लो चलो इसी वाली में पुट कर लो। तो x की जगह पे क्या रखोगे, कुछ नहीं, पता नहीं है, तो x प्लस 10, y की जगह पे क्या रखोगे, 10 इज इक्वल्स टू 105, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, 105, ये 100 बन जाएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x क्या हो गया, 5, यानी फिक्स चार्ज कितने रुपए ले रहा है, 5 रुपीज़ ले रहा है। अब ऐसे समझो 5 रुपए तो फिक्स चार्ज लेगा और 10 रुपए 10 किलोमीटर के 100 हो गए, ठीक है। तो 100 105, तो 105 इस तरीके से हो गए। 15 किलोमीटर चला है, 10 रुपये हर किलोमीटर के हैं, तो 150 रुपये तो ये हो गया उसके पर किलोमीटर का चार्ज, और 5 रुपये वो फिक्स लेता है बैठने के, तो 155 रुपये हो गए। तो हमें ये दोनों चीज़ें पता लग गई। अब कह रहा है अगर 25 किलोमीटर चले, तो अगर वो 25 किलोमीटर चलेगा तो हर किलोमीटर के 10 रुपये के हिसाब से 250 रुपये तो उसके ये हो गए ही हो गए, ये तो हो ही गए, ठीक है। अब 5 रुपये वो एक्स्ट्रा लेगा, तो टोटल जो है उसको 255 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है, सिंपली। ओके, तो फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है, अ फ्रैक्शन बिकेम 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकेम 5/6, व्हाट इज द फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करोगे तो नया फ्रैक्शन जो बनेगा वो 9/11 बनेगा, और सेम फ्रैक्शन में अगर 3 ऐड करोगे न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में तब कितना फ्रैक्शन बन जाएगा, 5/6। तो हमें बताना है कि वो फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है, x डिवाइडेड बाई y, a/b, कोई भी वेरिएबल ले लो, 2 वेरिएबल को अगर डिवाइड करोगे तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा। कह रहा है अगर एक फ्रैक्शन में ऊपर 2 ऐड कर दो और नीचे भी 2 ऐड कर दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा नया फ्रैक्शन, 9/11। सेम दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि सेम फ्रैक्शन है अगर हमारे पास, उसमें 3 ऊपर भी और नीचे भी ऐड कर दें तो जो नया फ्रैक्शन बन के आएगा वो 5/6 बन के आएगा। तो 2 इक्वेशन मिल गई हैं। हमें फाइंड क्या करना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये x/y यानी x और y फाइंड आउट करना है। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए ये भी कर सकते हो, ये पूरा डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ, इसको इसके मल्टीप्लाई में ले जाओ, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 11x 22 9y
18, ठीक है। ऐसे इसको करोगे तो 6x प्लस के 18, 5y 15, और सिंप्लीफाई करोगे फर्दर तो 11x, ठीक है। इधर लाओगे तो माइनस का 9y 22, उधर ले जाओगे तो माइनस का 22 हो जाएगा। प्लस का 18 माइनस का 22 कितना होगा, माइनस का 4, तो माइनस का 4। तो पहली इक्वेशन तो बनी ये, ठीक है। दूसरी वाली ये देख लो, तो ये कितना है 6x, ये इधर आएगा माइनस का 5y, 18 उधर जाएगा माइनस का होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, इस इक्वल्स टू माइनस का 3। तो दो इक्वेशन है ये बनी। तो सिंपली हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरी वाली इक्वेशन में हमें पुट करनी है। तो इस वाले से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 6x इस इक्वल्स टू माइनस के 3, उधर जाके ये प्लस का 5y। अब ये 6 जो है वो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। सिंपली ये हो गई x की वैल्यू। अब इस वाली में से वैल्यू फाइंड आउट की है तो इस वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो 11 x की जगह पे लिखेंगे माइनस के 3/6 लिख लो, या फिर यहाँ ऐसे 1/2 लिख लो। मैं 1/2 लिख लेता हूँ, 1/2 प्लस 5y/6। x की जगह पे ये लिख लिया, बाकी माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस के 4। अब सिंपली क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस के 11/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 55y/6 माइनस के 9y इस इक्वल्स टू माइनस का 4। ये कांस्टेंट टर्म है, उधर ले जाओ, उधर ले जाकर कितना हो जाएगा, प्लस का 11/2 हो जाएगा। अगर इसको पूरे को सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो कितना आएगा, 2 एलसीएम लोगे, ये माइनस का 8 आएगा, ये प्लस का 11 आने वाला है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 8 प्लस का 11 कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 3/2। सिंपली इस साइड में 3/2 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा 6 एलसीएम लोगे, इधर देख लो, ये 6 एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 55y सेम आ जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 कितने जा 6 होता है, 1 6 जा 6 होता है, 9 6 जा 54, ये माइनस का 54y आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 55y माइनस के y इस इक्वल्स टू कितना होगा, सिर्फ y। तो y/6, उधर क्या है 3/2, तो y क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, यानी y की वैल्यू आ गई 9। जो भी फ्रैक्शन हो उसके नीचे तो आने वाला है 9। अब ऊपर क्या आएगा, तो x की वैल्यू निकाल लो। अब किसी में पुट कर दो, मान लो इस वाले में पुट कर रहे हो 6x माइनस 5, y की जगह पे 9 इस इक्वल्स टू माइनस के 3। 6x, ठीक है, 9 5 जा 45, उधर जाएगा तो प्लस का, माइनस का 3 प्लस का 9 5 जा 45। जब तुम 45 में से 3 माइनस करोगे तो 42 आएगा। तो x की वैल्यू हो गई 42/6, ठीक है। तो अब 3 से कैंसिल आउट करोगे, 3 2 जा 6, या फिर डायरेक्ट 6 से ही कर लो, 6 7 जा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, x/y, यानी x की जगह पे आ जाएगा 7, y की जगह पे आ जाएगा 9। तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन जो था वो 7/9 था। 7/9 में ऊपर 2 ऐड करोगे और नीचे भी 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 9/11। तो ऊपर वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी वाली में क्या कह रहा है, अगर 3 3 ऐड करोगे तो 5/6 होगा। इसमें 3 ऐड करोगे तो ये 10 हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा। 10/12 डिवाइड करोगे तो 5/6 ही आएगा। ओके, तो लास्ट प्रॉब्लम क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times of his son. What are their present age? सिंपली इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि एक जैकब है, ठीक है, जैकब या जैकब जो पढ़ लो आप, जैकब है, ठीक है, जिसकी एज जो है अभी हमें नहीं पता, ना ही उसके सन की अभी की एज पता है, लेकिन 5 साल बाद, आज से 5 साल के बाद जो जैकब की एज होगी वो 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी उसके बेटे से, और 5 साल पहले जैकब की एज जो थी वो 7 गुना ज़्यादा थी उसके बेटे से, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, हमें क्या निकालना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। जो पूछा होता है उसको हम वेरिएबल में मान लेते हैं। तो हम x मान लेंगे जैकब की प्रेजेंट एज, ठीक है, और y मान लेंगे उसके सन की प्रेजेंट एज, अभी की एज। तो आज से 5 साल बाद, अब एक बात बताओ, अभी की अगर एज जैकब की x है तो आज से 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल ज़्यादा एज हो जाएगी, यानी x + 5 हो जाएगी, और उसके सन की भी y + 5 हो जाएगी। तो सिंपली क्या कह रहा है, आज से 5 साल के बाद, तो सिंपली क्या करो, x में भी 5 प्लस कर दो,
और y में भी 5 प्लस कर दो। आपको रिलेशनशिप बताता होगा, उससे आप इक्वेशन बना लो। ठीक है, रिलेशनशिप क्या कह रहा है, आज से 5 साल के बाद जो है, आज से 5 साल के बाद 3 गुना एज हो जाएगी जैकब की। तो किसकी एज ज़्यादा हो जाएगी, जैकब की। तो अब हमें किसकी ज़्यादा करनी है इक्वेशन बनाने के लिए, उसकी सन की। तो हम 3 से मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, उसकी सन की एज से करेंगे। सिंपली ऐसे ही कह रहा है, आज से 5 साल पहले। 5 साल पहले का मीनिंग क्या हो गया, 5 साल पहले मतलब उसकी 5 साल पहले एज जो थी। तो अभी प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 5। तो जैकब की एज कितनी हो गई, x माइनस 5। उसके सन की भी तो होगी ना, अभी की अगर सन की एज y है तो 5 साल पहले कितनी होगी, एक्स वाई माइनस 5। ठीक है, अब इक्वेशन हमें बनानी है रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप क्या है, आज से 5 साल पहले। ठीक है, 7 गुना था जैकब। अगर 7 गुना जैकब था ज़्यादा, तो हमें बराबर करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए सन की एज को ही तो 7 गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। तो हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लो। इक्वेशन बनाओगे सिंप्लीफाई करके इसकी। ठीक है, सिंपली तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, x प्लस 5, ये y करोगे मल्टीप्लाई तो 3y हो जाएगा, इस इक्वल्स टू 3y, 5 3 जा 15, तो प्लस का 15, 3y इधर आएगा तो x माइनस 3y, 5 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो इस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 उधर है, ये 5 उधर जाके माइनस का होगा, तो ये tan हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो आपकी बनी ये। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है ये, तो ये क्या हो जाएगी, x माइनस के 5 इस इक्वल्स टू 7y माइनस के 35। तो x माइनस के 7y उधर जाके ये प्लस का होगा, तो इस इक्वल्स टू माइनस का 30 हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन आपकी बन गई है। 2 इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, ये सिंपल लग रही है तो इससे x की वैल्यू निकालेंगे। तो x इस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से tan उधर पहले से है। ठीक है, और ये जो है माइनस का 3y उधर जाके प्लस का 3y हो जाएगा, तो ये प्लस का 3y हो गया। कहाँ से निकाली है हमने ये इक्वेशन, ये tan है। ठीक है, कहाँ से निकाली है, इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है। पुट का करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में करनी है। इसमें पुट करेंगे, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, tan प्लस 3y। जब हमने x की जगह पे इतना पुट कर दिया तो यहाँ से वो सेम इक्वेशन माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 30। अब क्या करेंगे, tan प्लस 3y माइनस का 7y इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा माइनस का 4y। तो माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 30, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 10, ये टोटल हो जाएगा माइनस का 40। तो माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 40/4, इसका मतलब 10। y की वैल्यू 10 आ गई। अब y क्या माना था हमने, y माना था हमने उसके सन की एज को, तो अभी की एज को माना था। तो अभी सन की एज कितनी है, 10 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो अब जेकब की कितनी एज होगी, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। क्या फाइंड आउट किया है हमने, y इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो x माइनस 3, y की जगह पे 10 रख दो, इस इक्वल्स टू 10 कर लो। ये कितना हो जाएगा, x माइनस का 30 इस इक्वल्स टू 10, x इस इक्वल्स टू 10 उधर जाके प्लस का 30 हो जाएगा, तो x इस इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। y इस इक्वल्स टू कितना हो गया, 10, x इस इक्वल टू कितना हो गया, 40। x का मतलब जेकब की एज जो है अभी 40 है। ठीक है, सिंपली ये वाली एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। 3.3 में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।